साथियों, आज 24 जुलाई 2021 को हम लोग एक बार फिर से लोक जतन सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। हमें खुशी है कि सन 2000 से जो लोक जतन की शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार ये जो पाक्षिक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, वो लगातार प्रकाशित हो रहा है। एक बार भी ये खंडित नहीं हुआ है और इसका जो दारोमदार है पूरा, वो हमारे प्रदेश के, दोनों प्रदेशों के जो पत्रकार हैं, जो निडर पत्रकार हैं, उनके द्वारा भेजी गई खबरें और लेखों के ऊपर आधारित है। और यही सब सोचते हुए लोक जतन संपादक मंडल ने यह तय किया था आज से 2-3 साल पहले कि अब हम इस बार जब हम ये कार्यक्रम करते हैं 24 जुलाई से 7 अगस्त तक का, ये जो पूरा पखवाड़ा, जो लेक्चर्स का पखवाड़ा होता है, जो व्याख्यानों का पखवाड़ा होता है, उसमें पहले दिन 24 जुलाई को जो लोक जतन के संस्थापक संपादक थे शैलेंद्र शैली, उनका जन्म दिवस है। उस दिन हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो पत्रकार हैं, जो निडर पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से जनता के बीच में एक नई खबरें ले जाके और अच्छी और खबरें ले जाके जो अपना कर्तव्य निभाया है, ऐसे पत्रकारों को लोक जतन सम्मानित करेगा। जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो श्री राम विद्रोही ग्वालियर के हैं, उनको दिया गया था। उसके बाद पिछले साल 2020 का पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पत्रकार श्री कमल शुक्ला को दिया गया था। और इस बार हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमने मध्य प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री लज्जा शंकर हरदेनिया का नाम संपादक मंडल ने चुना है। बल्कि हमें इस बात की खुशी है, हम खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि श्री लज्जा शंकर हरदेनिया जी ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया है और आज के दिन हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। अगले वक्तव्य के लिए मैं हमारे लोक जतन के जो संपादक हैं, वर्तमान संपादक श्री बादल सरोज, उनको आमंत्रित करती हूँ। जैसे कि आपको बताया गया कि आज लोक जतन के संस्थापक संपादक शैलेंद्र शैली जी का जन्मदिन है। लोक जतन उनकी, वो खुद अपने आप में काफ़ी कल्पनाशील थे, काफ़ी नए नए तरीके के प्रयोग करके वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में उस विचार को लागू करने और उस विचार के नए सूत्रीकरण करने और उसके संवाद के, उसके विस्तार के नए तरीके खोजने के मामले में काफ़ी इनोवेटिव थे। और उसी इनोवेशन का एक रूप था लोक जतन, जिसके बारे में जब हम लोगों ने इसे छापने का फैसला लिया था तो हम लोगों को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था कि हम 2 साल से अधिक इसको छाप पाएंगे। और हमारे जितने भी मित्र और शुभचिंतक थे, उन सब ने भी हमारे इस दुस्साहस की दाद दी थी कि कमाल का फैसला लिया है, देखते हैं कब तक चलता है। क्योंकि उस वक्त तक और उसके बाद भी जहाँ जहाँ हिंदी पट्टी में इस तरीके के अखबार छपवाने की कोशिश की गई या शुरू करने की कोशिश की गई, वो जिद के साथ 1 या 2 साल तक चले, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गए। हमारे बाद भी शुरू हुए, हमारे पहले भी शुरू हुए, लेकिन एक कल्पनाशीलता थी, एक जिद थी, एक मिशन के रूप में था। ये चल रहा है, 22 साल हो गए आज इसको। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसने ये 22 वर्ष काटे हैं, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी, चूँकि आने वाले दिनों में चुनौतियाँ और भी ज़्यादा असरदार दिखने वाली हैं, इसलिए आने वाले दिनों में भी करेगा। लोक जतन व्यावसायिक अखबार नहीं है। लोक जतन प्रतिष्ठानों और कॉरपोरेट मीडिया की वर्चस्वकारी सत्ता को चुनौती देने वाला अखबार है। और इसीलिए इसमें इस तरीके की खबरें मिलती हैं जो देश के और किसी अखबार में छपने के बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। हम ऐसे तथ्यों को ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो संवाददाता, जिनके बारे में संजय जी ने भी जिक्र किया, वो ऐसी मैदानी खबरें लेकर आते हैं जो आमतौर से नज़रों से दूर हो जाती हैं। और हम उस तरीके से दावा नहीं करते कि हमारी खबर का असर क्या हुआ, लेकिन अब हमें लगता है कि पिछले 20-22 वर्षों में इस अखबार ने कुछ नए एजेंडे तय किए हैं और उन एजेंडों के आधार पर एक नए विमर्श की भी शुरुआत हुई है अपने सीमित संसाधनों के बावजूद। इस अखबार की जान है हमारे जो स्तंभकार हैं। हमारा सबसे पहला स्तंभ लिखने की शुरुआत वीरेंद्र जैन साहब ने की थी, जो आज 22 साल तक लगातार जारी है। वो व्यंग्यकार हैं। और उसके बाद राजेश जोशी जी, जो मतलब हमें ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों और राजेश जोशी जी के मित्रों ने भी हमसे कहा था कि राजेश जोशी नियमित रूप से लिखें,
ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन राजेश जोशी जी ने नियमित रूप से लिखा है, अपने बुखार और प्रवास के दिनों में भी लिखा है। और उनका स्तंभ हमारा सबसे लोकप्रिय स्तंभ है आजकल। हमारे सारे जहाँ भी हम लोग सर्वे करते हैं, ओरल सर्वे, तो लोगों का ये कहना है कि वो इस अखबार की शुरुआत पीछे के पेज से करते हैं और उसके बाद सीधे दूसरे नंबर के पेज पर जाते हैं। पहले वो व्यंग पढ़ते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस कलात्मक तरीके से सत्ता को निर्वस्त किया गया होता है वो ज़्यादा रोचक लगता है। उसके बाद मनोज कुलकर्णी जी भी हमारे स्तंभकार हैं, जिन्होंने नियमित रूप से लिखा। प्रकाश करात जी हमारे नियमित रूप से स्तंभकार हैं। संध्या शैली जी भी महिला और समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार व्यवस्थित रूप से लिखती हैं, वो भी हमारी स्तंभकार हैं। तो हमारे पास ये स्तंभकार थे, ये कॉलमिस्ट थे, जिन्होंने इस अखबार को नया रूप दिया। और कोरोना के काल में भी ये अखबार लगातार चालू रहा। ये एक मिशन है, और उस मिशन के रूप में जैसा कि संध्या जी ने बताया भी कि हम ये चाहते हैं कि हमसे पहले भी, बल्कि हमसे पहले बहुत असाधारण पत्रकारिता इस देश में हुई है, आज भी हो रही है। हम सबको नहीं जोड़ सकते, लेकिन उनके साथ, उनकी बहादुरी के साथ, उनके कौशल के साथ, उनके योगदान के साथ एक रिश्ता कायम करके हम उनकी कुछ आभा को अपने अंदर समाना चाहते हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने तय किया कि हम इस दिन कार्यक्रम किया करेंगे 24 जुलाई को। पिछले 2 वर्षों से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा, आज भी हम ये कार्यक्रम एक बार और बड़े सभागार में करेंगे, जहाँ 1800 लोग हों, जहाँ पर हरदेनिया जी को लोग और भी सुने। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चक्कर में पिछला भी समारोह हमें डिजिटली करना पड़ा था, ऑनलाइन ही करना पड़ा था। इस बार भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन हम एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं उस पत्रकारिता से, जिस पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष हमारे बगल में बैठे हैं, जिस पत्रकारिता के प्रतीक व्यक्तित्व इस देश में बिखरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अपने कृतज्ञता को जोड़ें, अपने अभिवादन को जोड़ें, अपने उस एहसान को जोड़ें जो बाकी की जीवित रही और जीवित रहने वाली पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हरदेनिया जी को सम्मानित करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने 86वां अपना जन्मदिन मनाया है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, आंकड़ों की बातें हैं। हमारे मध्य प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को लेकर सबसे सजग युवा योद्धा अगर कोई है हमारे बीच में तो हरदेनिया जी हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे कार्यकारी संपादक जी रामप्रकाश त्रिपाठी जी उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि वो इस कोरोना काल में भी पूरी सजगता के साथ रहे, और भले ही कोविड प्रतिबंधों की वजह से उनका घर से बाहर जा पाना संभव नहीं हुआ, लेकिन जो अलग अलग जगह पर बैठे थे उन लोगों को वो जगाते रहे। और ये जगाने का समय है, लोग अपने आप नहीं जागते, लोगों को जगाना होता है, और उस जगाने के काम में हरदेनिया जी जैसी शख्सियतों का बहुत बड़ा योगदान है। लोक जतन सम्मान 2021 देते हुए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रामप्रकाश जी से हम आग्रह करते हैं कि वो हरदेनिया जी के बारे में संक्षेप में जानकारी दें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज हरदेनिया जी को अभिनंदित कर रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता के लिए बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े घरानों के द्वारा वो सम्मान आयोजित किए जाते हैं, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि वो सम्मान कभी भी हरदेनिया जी को नहीं मिले, क्योंकि वो सम्मान जिस राजनीति के तहत दिए जाते हैं, जिस तरह सत्ता के साथ गठजोड़ करके दिए जाते हैं, जिस तरह की उनके अंदर प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको जिस तरह से किया जाता है, आप सब जानते हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हरदेनिया जी हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में, झुग्गी वालों के बीच में, आंदोलन धर्मियों के बीच में, तमाम सारे लोगों के बीच में उनके दिल में रहते हैं और उनके सम्मान के हकदार रहते हैं। इसलिए लोक जतन, जो कि मूलभूत रूप से जनपक्षधर अखबार है, उस जनपक्षधर अखबार के द्वारा उनका सम्मान किया जाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो जनपक्षधरता के तरीके से ही उनका सम्मान किया जा सकता है, बहुत भव्य तरीके से उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। और एक बात है कि हरदेनिया जी में एक जिद है, उस जिद के साथ उन्होंने पूरे जीवन पत्रकारिता की है। ये बहुत दिलचस्प है कि इनका बहुत लंबा समय एक जिद्दी शहर में गुजरा है जिसका नाम नागपुर है, वहाँ रहे हैं। तो उसके बिल्कुल प्रतिलोम जिद, उस जो वहाँ की एक जिद है जिसने पूरे देश को बर्बाद किया हुआ है, उसके बिल्कुल प्रतिलोम जिद के साथ हरदेनिया जी ने पूरे जीवन भर काम किया है। मैं कोई सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ,
मैं कोई देवता सिद्ध करने के लिए उनको नहीं बैठा हूँ, और ना ही उनकी प्रशस्ति में कुछ ऐसी बात कहने वाला हूँ जिससे हम उनको मानव से बड़ी कोई मूर्ति बनाने की कोशिश करें। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सबसे कॉमन, बहुत ही सामान्य से व्यक्ति हैं, और सामान्य से व्यक्तियों की ही रिपोर्टिंग हमेशा करते रहे हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में तो रिपोर्टिंग करते ही रहे हैं। एक अभियान की तरह से छोटी छोटी पत्रिकाएं निकालते हैं जो इशू बेस्ड होती हैं, और उनमें तमाम सारी समस्याओं के ऊपर, चाहे सांप्रदायिकता की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्या हो, उन तमाम सारी समस्याओं को वो उसके अंदर लगातार डील करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगातार काम करते रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार काम करते रहे हैं, और सच्ची राष्ट्रीय भावना के लिए जो काम करते रहे हैं, जो एकात्म, देश के एकात्म के लिए जो काम करते रहे, उन तमाम सारे लोगों के आर्टिकल्स उसमें छपते हैं। वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में छपते हैं, और देश भर में उसका वितरण होता है, प्रसारण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरदेनी जी के ने इस काम में अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है। वो भी इस काम में लगातार योगदान करते हैं, अनुवाद करते हैं, कुछ करते हैं। इस तरह से हरदेनिया जी पूरी तरह से, हमने सब ने देखा है हमेशा कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जनता की मांग हो, कोई भी समस्या जिसके ऊपर प्रदर्शन हो रहा हो, हरदेनिया जी अग्रिम पंक्ति में हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। और यही उनका अग्रिम पंक्ति में रहने का जो साहस है, वही उनकी पत्रकारिता में भी दिखता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो हरदेनिया जी को पूरे देश भर में जिन्होंने लिखा है, देश भर के तमाम सारे प्रमुख पत्रों में उन्होंने लिखा है, अगर जो लोग हरदेनिया जी को नहीं जानते और मेरे परिचय के द्वारा उन्हें जानना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हरदेनिया जी को जितना व्यापक इनका परिचय क्षेत्र है और जितना व्यापक इनका सर्कुलेशन है, बड़े बड़े अखबारों में जिन्होंने लिखा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी के अखबारों में उन्होंने लिखा है, और उसके द्वारा इनकी एक राष्ट्रव्यापी छवि है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, और मैं आभारी हूँ अपने संपादक जी का, सबका, कि उन्होंने इनका जो चयन है बिल्कुल सही चयन किया है। और बहुत मुश्किल है कि हम कहा है गया कि लोक जतन कितने दिन चलेगा। अगर यही हाल रहा तो हमें नहीं मालूम कितने अच्छे पत्रकार सम्मानित करने के लिए हमें इतने दिन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। मैं इसी के साथ मैं इनका धन्यवाद सबका व्यक्त करता हूं, और आभारी हूं कि मुझे इस अवसर पर इनके सम्मान में 2 शब्द कहने का अवसर मिला। साथियों, साथी संपादक बादल सरोज जी और हमारे कार्यकारी संपादक श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी को धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे लोक जतन के स्तंभकार और प्रख्यात कवि लेखक राजेश जोशी जी को अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ देकर हरदेनिया जी का स्वागत करें। और जिन्हें हम हरदेनिया जी के गुस्से के काट के रूप में, एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल करती हैं, हरदेनिया जी के कॉन्शियस कीपर आशा मिश्रा जी भी देखेंगे। एकदम धर्मा में बैठी हुई है और कोशिश कर रहा है कि मैं निकल लूं। हमारे एक और स्तंभकार हैं और वो उनका स्तंभ लोग गैलरी में खड़े हुए थे। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। साथियों, हमारे संपादक बादल सरोज जी, कार्यकारी संपादक साथी राम प्रकाश त्रिपाठी जी के उद्बोधन के बाद और इस बार जिनको लोक जतन सम्मान देना है, उन्हें हमारे तमाम सारे साथियों के द्वारा श्री हरदेनिया जी को सम्मानित करने के बाद अब मैं अनुरोध करती हूँ कि श्री हरदेनिया जी अपना वक्तव्य दें। साथियों,
वैसे तो सबका नाम लेना चाहिए लोक जतन का ले लीजिए। पर एनी हाउ एडिटर का तो नाम लेना ही चाहिए जिनका, तो बादल सरोज जी और बाकी साथी। मैं सच में आई एम फीलिंग ग्लोरीफाइड, अंग्रेजी में शब्द है कि मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए कि पुरस्कार बहुत सारे हैं दुनिया में, पर जो अमेरिका का पुरस्कार है पुलिट्जर, इट्स अ वेरी ऑनरेबल पुरस्कार, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जो उसको दिया अपने लड़के को, दानिश को, हाँ, बट इस तरह के बहुत किस्से, इवन जब वाटरगेट हुआ था तब उसको दिया। और एक मुझे किस्सा याद है कि एक टॉप जर्नलिस्ट थी अमेरिका की महिला, तो उनको पुरस्कार मिला, पर 3 साल के बाद उन्होंने बोला कि मेरा ये पुरस्कार जो था, मेरा सोर्स था, वो ही वॉज हाईली अनरिलायबल, तो मैं इस पुरस्कार को वापस करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने बोरा जी के टाइम पे पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान 1 लाख रुपए का इंस्टीट्यूट किया। उसकी जो रूल्स कमेटी बनी उसमें मुझे भी रखा गया, जो उसके नियम बनेंगे। और हमारे नारायण साहब जो उस समय क्रॉनिकल के एडिटर थे, वो भी उसमें थे, 1-2 लोग और थे। डीजी भावे, सीनियर IAS ऑफिसर, वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ दिस कमेटी, रूल्स कमेटी। तो मैंने नारायण साहब को फ़ोन किया, मैंने नारायण साहब व्हाट इज दिस हम्बक, तो कह रहे क्या? मैंने कहा ये क्या, सरकार क्यों पुरस्कार हमको दे रही है? सरकार को अधिकार नहीं है पुरस्कार में, मैं तो सुनता हूँ किसी कला के क्षेत्र में भी नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा मीटिंग में आई एम ड्राफ्टिंग ए रेजोल्यूशन जिसको आप सपोर्ट करेंगे, 1-2 और लोग करेंगे तो ठीक है। तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन रखा कि वी रिजेक्ट दिस, और उसमें यही लिखा कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू ऑनर जर्नलिस्ट। आज आप हमको ऑनर करोगे, कल आप हमको डिसऑनर करोगे। तो भावे साहब को ठंड के दिन थे, फिर भी पसीना आ गया तो CM क्या कहेंगे, मैं इतना काम भी नहीं कर पाया। तो कल कुछ सोच लीजिए। हमने कहा नथिंग डूइंग, दिस पुरस्कार विल नॉट बी परमिटेड एटलीस्ट बाय अस। तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपको याद हो कि एक्सेलेंस इन प्रिंटिंग को कन्वर्ट कर दिया गया था, पहला नई दुनिया को मिला। तो जब इनने खुद जब इन्होंने किया तो उसको भी मैंने अपोज किया, पर उसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे उस समय थे। तो ये जो आप दे रहे हो इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, एक अखबार दे रहा है, और ऐसा अखबार दे रहा है जो विज्ञापन पर निर्भर नहीं है। महात्मा गांधी से पूछा कि आप हरिजन कैसे चलाते हो, विज्ञापन क्यों नहीं छापते? तो गांधी जी का जवाब था, आज भी रेलेवेंस है। उन्होंने कहा भाई जो हमको विज्ञापन देगा अपने प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी तभी तो मेरे यहाँ छपा रहा है। तो मैं क्यों कंज्यूमर को मिसलाइड करूँ, इसलिए मैं नहीं छापता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि एक मौका मैं अपने उससे बताऊंगा कि कैसी स्थिति आ जाती है कि आई वॉज वर्किंग फॉर इकोनॉमिक टाइम्स। तो मैं एक बार सिन्हा साहब, गवर्नर साहब के पास बैठा था, तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए, तो सत्यनारायण बाबू ने बोला कि तुम इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता इनको। कौन? कह रहे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तुम उनको देखा हो यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा PRO आपको मिलेगा, सब इंतजाम। जबलपुर गए। अब हम उनके गेस्ट हाउस में थोड़े, तो रात को कोई प्रोफेसर आ रहा है, कोई कर्मचारी आ रहा है, और रोज़ उनके पोल खाते बता रहा है VC साहब के। और मैं इकोनॉमिक टाइम्स को उस समय में 51,000 का विज्ञापन यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो मैंने एडिटर को फ़ोन किया, मैंने कहा है मेरे वेरी फिक्स
कि मैं क्या लिखूं। तो कह ले क्या हो गया? मैंने कहा वो तो बहुत ही करप्ट है वाइस चांसलर। कह ले गो अहेड, हमको बोलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। तो मैंने कहा विज्ञापन का क्या होगा? कहेंगे उसी में विज्ञापन छापे। अब आप लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन, विज्ञापन में हम उसकी बुराई तारीफ कर रहे हैं और लेख में हम बुराई कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है जर्नलिज्म का, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत खराब है एक्चुअली। मैंने आज भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हरियाणा गवर्नमेंट का इंडियन एक्सप्रेस ने सीरीज चलाई, पर हरियाणा गवर्नमेंट के कितने विज्ञापन उसमें छपे। तो ये हमारी पत्रकारिता की सबसे बड़ी कमी ये है कि यू रिक्वायर्ड कैपिटल टू डिफेंड अ व्यक्ति। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अखबार नहीं निकाल सकते। यदि आप सीपीएम के लोग आपको सपोर्ट ना करें, मेंबरशिप ना बनाएं, तो यू कांट पॉसिबल। तो इस कंट्रडिक्शन का जो निकाल है वो नहीं निकल पाया। अब आप पोजीशन ये है कि जैसे इमरजेंसी के बाद मुझे याद है कि साय कमीशन बना और साय कमीशन का सब्सिडी बनी थी हर स्टेट में। तो एक रस्तोगी जज साहब यहाँ पर भोपाल में, तो उन्होंने जांच कर रहे थे पत्रकारिता का भी, सेंसरशिप की। तो उन्होंने मेरी टर्न थी, मैंने भी गवाही थी। मुझसे पूछा कि आप लोग सरेंडर क्यों किए? तो मैंने रस्तोगी साहब बोला कि हम सरेंडर ना करें, हम लड़ते रहें, हम शहीद हो जाएं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। कह ले क्या? तो मैंने कहा रस्तोगी साहब एक मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, आप सुनने को तैयार हो। कह लगे यदि मैंने कहा कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पूरा दबाव रहता है तो एक अखबार के दफ्तर के न्यूज़ रूम में, दैट इज द प्लेस वेयर फ्रीडम इज टोटली सप्रेस्ड। क्योंकि आप जो मर्जी के इंटरेस्ट हैं प्रोप्राइटर के, उसके खिलाफ आप नहीं लिख सकते। हमारे एक मित्र थे राजनारायण मिश्रा जी, देशबंधु में काम करते थे, दिन भर दारू पीते थे। दारू जब पी लेते थे तो बहुत ब्रिलियंट हो जाते थे सब। तो उन्होंने एक सरदार जी का पेपर ज्वाइन कर लिया। तो सरदार जी के पेपर में दुर्ग से निकलता था, उन्होंने उसके बाप के खिलाफ छाप दिया, बाप के खिलाफ। तो सरदार जी ने बोला कि यार तुमने हमारे बाप को निपटा दिया। तो कह लगा आप सूची दे दो कि कौन कौन को नहीं निपटाना। सो वेस्टर्न इंटरेस्ट सो मैनी डोमिनेट जर्नलिज्म कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक हम लोगों का जरूर अनुभव था वो हितवाद का, और लार्जली बिकॉज इट वॉज पब्लिश बाय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और जब हम लोग काम कर रहे थे तब हृदयनाथ कुजूर वर द चेयरमैन ऑफ सर्वेंट्स। दैट वॉज द ओनली पेपर। हमारे मणि साहब जब भोपाल आए अखबार निकलने के बाद, तो उन्होंने स्टाफ की मीटिंग की। उन्होंने कहा देयर नो मुस्लिम इन अवर स्टाफ, हाउ वी कैन एग्जिस्ट इन भोपाल विदाउट हैविंग ए मुस्लिम। तो फिर हसन सिद्दीकी को पकड़ के हम लोग ईद की छुट्टी करते थे, क्रिसमस की छुट्टी करते थे। और हम हितवाद में आई वॉज रिप्रेजेंटिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तोमर वॉज रिप्रेजेंटिंग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, एक पोद्दार थे ही वॉज फ्रॉम RSS। तो यूज्ड टू कॉल माई हितवाद इज ए कोलिशन गवर्नमेंट, मिली हुई सरकार। तो वर्ल्ड ओवर, आई टेल यू, वर्ल्ड ओवर, आई डोंट थिंक वी कैन से कि जर्नलिस्ट इज फ्री। ये सब मिसनोमर है। और जर्नलिस्ट से आप कुछ भी, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, और यदि आप करते हैं कुछ तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए। मैं खुद अपना इसमें उदाहरण दूंगा। वी वर आस्किंग इनकन्वीनियंट क्वेश्चन टू अर्जुन सिंह। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने ये भदभदे में आपने ज़मीन कैसे खरीदी? तो उसके ऊपर उन्होंने बोला सुदीप महाराज जी बस कह रहे लंच में बात हो जाएगी।
तो मैंने कहा no, वी वांट दिस रिप्लाई ऑन दिस फोरम ओनली। तो अर्जुन से पूछते हैं आपका क्या मतलब। मैंने कहा आप 6 महीने आपको चीफ मिनिस्टर हुए हैं और आप जब ऑपोजिशन लीडर थे तो हम लोगों को बताते कि मेरे 7-8 लाख रुपया खर्च हो गए। तो आपने वो भी रिकवर कर लिया और यहाँ ज़मीन भी खरीदी 15 लाख की। और मैंने कहा आपने सकलेचा जी के ऊपर इनकम टैक्स का रेट करवाया था, तो वी सीक अकाउंट फ्रॉम यू कि आपने ये 15 लाख कहाँ से कमाया। फिर मैंने कहने दो क्वेश्चन, आपने यहाँ ज़मीन खरीदी है, एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदी है और मध्य प्रदेश में सीलिंग लॉ है जिसमें ड्राई लैंड 51 एकड़ और इरिगेशन लैंड 11 एकड़। तो क्या है, मैंने कहा हम आपके घर गए हैं, आपके गांव को देखा है हमने। तो मैंने कहा हैव यू सरेंडर टू कीप द लैंड विद इन सीलिंग लॉ। उसका कोई जवाब नहीं। उसके 3 महीने बाद हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझको, मोदी जी को और 2-3 लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना भेजना बंद कर दी, क्योंकि वी वर कॉल्ड गैंग ऑफ 4 हम लोग। उसके बाद एक दिन हमने धमकी दी कि यदि आपने हमको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस नहीं भेजा तो मैंने कहा शक्कर या नमक के बोरा लेके हम जो चीफ मिनिस्टर का 5th फ्लोर और उस पर बैठ जाएंगे धरने पे। फिर आने लगे। उसके कुछ दिन बाद मेरे पास नोटिस आया, लुक अर्जुन सिंह, कि आई एम लिविंग इन 45 बेंगलोर एंड 45 बंगले में कुछ बंगलों की हमको मंत्रियों के लिए ज़रूरत है, तो विल यू प्लीज वेकेट योर हाउस इन 7 days। तो मैं गवर्नर साहब के पास गया, जो भी गवर्नर थे, तो गवर्नर ने उनको बोला कि बदतमीजी है, आप इस नोटिस को बंद करें। फिर अगेन प्रेस फ्रीडम, प्रेसिडेंट रूल था यहाँ पर। प्रेसिडेंट रूल हो गया, पटवा जी की सरकार को डिसमिस करके, तो सेठी जी आए हुए थे। सेठी जी की राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नागू वॉज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द गवर्नर। तो मेरे बगल में जो पत्रकार बोल थे, मैंने कहा दिस जेंटलमैन इज अंडर अरेस्ट, तो बेल पे है। मैंने कहा एक सुदीप खन्ना कर नाम के रायसेन के कलेक्टर थे, उसने नागू की चोरी पकड़ी थी, अपने मकान बनाने के लिए जंगल से चोरी करवाता था SIG। तो उस समय अरेस्ट हुआ। तो मेरे बगल में जो ही, मैंने कहा यार मेरा मन हो रहा है क्वेश्चन हो जाए। अरे कहाँ यार झंझट करोगे, साले तुम बुरे फंस जाओगे। मैंने कहा देखो यार, मैंने किसी चीज़ की हत्या नहीं करना चाहिए, तो उसका नाम है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस शुड नॉट बी किल्ड। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने मिस्टर सेठी, मैंने कि कब से ऑफिस पर्सन्स ऑन बेल और बीइंग अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द गवर्नर। तो सेठी जी ने वो जी, सब लोगों ने बोला कि उस बगल में बैठा है आपका। क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी। तो उस समय मुझे ये पहला मकान मेरा 12 में था, ये अलाट हो गया था। कौन ने अलाट किया था? पटवा जी ने। क्यों अलाट किया था? क्योंकि शकला जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं उनको एप्लीकेशन देने जाता था कि मुझे 45 बंगला चाहिए, क्योंकि हमारा हितवाद यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो बोलते थे कि मैं आपको नहीं दूँगा। मैंने क्यों कह लिया, आप हमारे खिलाफ लिखते हैं, हम क्यों देंगे आप। तो पटवा जी आए तो उन्होंने फाइल देखी, मुझे बुलाया और ये दे दिया। नागू साहब दफ्तर गए, मेरा कैंसिल किया है, क्योंकि उस समय तक एक्चुअल ऑक्यूपेशन नहीं हो पाया था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी BK दुबे को बोला, मैंने द प्राइस यू हैव टू पे एज ए जर्नलिस्ट, समझा, उसका मैं कह रहा हूँ। तो BK दुबे साहब चीफ सेक्रेटरी, तो मैंने उसको बोला दुबे साहब मेरा तो कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने बोला क्वेश्चन पूछ लो या बंगला ले लो। दोनों एक साथ नहीं होता। तो फिर उमा भारती ने मुझे निकाला और मेरे पास तो उमा भारती के नोटिस ऐसा आया था कि विदिन 3 days यदि आपने खाली नहीं किया तो आपका सामान पुलिस से फेंक दिया जाएगा।
तो मैं पटवारी के पास गया, मैंने कहा पटवारी फासिज्म में ऑलरेडी अराइव्ड। कहले क्या मतलब है? मैंने कहा ये नोटिस, खैर उन्होंने बचाया। तो मेरा कहना है कि वन जर्नलिस्ट कैन वर्क ऑनेस्टली इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं वह काम नहीं करूँगा जिसके कारण मुझे इस चीज़ से निकाला जा रहा है। तो कुल जमा मिला के कंटेंशन मेरा ये है कि जर्नलिस्ट के बारे में एक अपेक्षा की जाती है कि शुड बी ऑब्जेक्टिव। हम लोगों की जब 1950 में, उस समय तो मैं जर्नलिस्ट नहीं था, जब इंडियन जर्नलिस्ट ऑफ फेडरेशन बना एंड जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड इट, तो हमारे एक बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट थे MC चलपति राव, जिसको नेहरू जी बोलते थे कि राज्यसभा में आ जाओ, तो वो कहते थे कि मुझे राज्यसभा में नहीं आना। जर्नलिस्ट FSS जर्नलिस्ट राज्यसभा, तो उनसे हम लोगों ने एक अपना मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करवाया चलपति राव। और वो मैनिफेस्टो ये था कि व्हाट इज इट, ही रिजेक्टेड जर्नलिस्ट नीड नॉट बी ऑब्जेक्टिव, ही सेड, जैसे कुछ ने यूनाइटेड नेशंस में कहा। He said that journalist's duty is, if you have to choose between the poor and rich, he should choose poor. Journalist's duty is, as if he has to choose between an exploited and an exploiter, he should choose the exploiter. So this was the motto of Indian Federation of Working Journalists. और नेहरू जी ने उसमें भाषण कहा था, जो हमने बाद में पढ़ा। यस, नेहरू जी ने तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया प्रेस फ्रीडम के लिए। प्रेस कमीशन बनाया था उन्होंने, प्रेस कमीशन बनाया था, और जिसके अंतर्गत वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना था। तो नेहरू जी ने बोला यस आई एम फॉर द फ्रीडम ऑफ द जर्नलिस्ट बट नॉट ऑफ द प्रोप्राइटर्स, बट नॉट ऑफ द प्रोप्राइटर्स। तो ये काम क्या हम कर सकते हैं? कैन वी स्टैंड बाय एक्सप्लॉइटेड? कैन वी स्टैंड बाय पुअर? आई डोंट थिंक हमको वो राइट है। या हम यह लिखें तो हमारी नौकरी बच जाएगी। तो सारा वर्डन जो है, माने नो डाउट डेमोक्रेसी इज गिवन फ्रीडम ऑफ प्रेस, देयर नो डाउट कैपिटलिस्ट सिस्टम हैज आल्सो गिवन फ्रीडम। परंतु आज पोजीशन ये है कि ना तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में और ना कम्युनिस्ट सिस्टम में। कम्युनिस्ट सिस्टम ऑल्सो कुड नॉट गिव फ्रीडम टू, मोरओवर ज़्यादा फ्रीडम पर सप्रेशन था सोवियत यूनियन में, शायद आज चीन में भी होगा। सो दैट सिस्टम हैज़ येट टू बी इवॉल्व्ड विच कैन गिव यू अनफेटर्ड फ्रीडम, वो नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है कि न्यूज़पेपर के लिए कैपिटल कहाँ से आए। दैट न्यूज़पेपर विल नेवर वर्क जिसके कम से कम आधे पेजेस कलर्ड नहीं है। दैट न्यूज़पेपर विल नेवर वर्क जिसके पास एक टॉप 3-4 टॉप क्लास फोटोग्राफर नहीं, समझा। दैट न्यूज़पेपर विल नेवर वर्क जिसके पास सिनेमा की बढ़िया कमेंट्री लिखने की ताकत नहीं है। हमारे देश में कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए जो न्यूज़पेपर चलाने के लिए, जैसे इलाहाबाद में एक प्रयाग पत्रिका नाम के अखबार निकला, जिसमें लीडर और अमृतबार पत्रिका सबके जर्नलिस्टों ने उसको चलाया, पर नोबडी हेल्प्ड। एक TR रामास्वामी करके तमिलनाडु में, ही ब्रॉट आउट ए वीकली, नोबडी फॉर। मैं अपनी वो निकालता हूँ सोशल सेकुलर भारत, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने अपने तय ये वजह हो कि आपको मैं इसके मंथली या साल भर का आपको चंदा भेज रहा हूँ। तो दैट सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, दैट सपोर्ट फ्रॉम द रीडरशिप, दैट इज मिसिंग। तो आप कैसे अभियान की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, समझे आप। एक प्रॉब्लम और है जो कि हमारे देश में यूनिक है, पता नहीं दुनिया में है कि नहीं।
न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स कुछ ना कुछ धंधे करने लगे। भास्कर की जहाँ तक मुझे याद है लिकर फैक्ट्री है, भास्कर नमक अखबार नमक बना रहा है। जागरण की यूनिवर्सिटी नहीं, बिजली का एक ट्रांसफार्मर की कंपनी है। सो एक तो ये धर्म होना चाहिए कि न्यूज़पेपर कोई इंडस्ट्री नहीं चलाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स डजंट रन एनी, वॉशिंगटन पोस्ट डजंट रन एनी। मुझे याद है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, समझे आप, न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑटोबायोग्राफी है, तो जॉन फॉस्टर डलेस ने उनको बुलाया न्यूयॉर्क टाइम्स के वॉशिंगटन ब्यूरो के चीफ को। वो कहने लगे ये खबर तुम छाप दो। तो वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी एंड डेट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोवियत यूनियन, कि वर्ल्ड वार में सोवियत यूनियन ने कैसे हमको धोखा दिया अमेरिका को, जबकि ज़्यादा अमेरिका ने सोवियत यूनियन को धोखा दिया था। तो ब्यूरो चीफ ने बोला कि आई एम सॉरी आई कांट, बिकॉज 30 साल नहीं हुए हैं और अमेरिका में 30 साल तक कोई भी सीक्रेट जो छपती नहीं। तो उसने कहा फॉस्टर डलेस इज आस्किंग यू सर, वी कैन पब्लिश यू, कैन आई कोट यू। तो उसने बोला कि यू गेट आउट। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टैंड, अब मैंने अभी कौन सा वो CNN का करस्पॉन्डेंट उससे तो वहाँ पर कई न्यूज़पेपर, गांधी जी ने अपने किताबों में लिखा है कि अमेरिका का ब्रिटेन का जो अखबार था दी टाइम, और एक दूसरा अखबार था द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, जिसमें कार्ल मार्क्स लिखते थे, जिसमें कार्ल मार्क्स ने 1953 में ये फोरकास्ट किया था कि हिंदुस्तान है 1853 कि इंडिया में कुछ होने वाला है। तो यही मेरा निवेदन है। पैसे तो बहुत कम हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, उसने नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया, आपको पता होगा। मैंने वो कानून इतना बढ़िया था कि यदि अखबार वाला मुझे नौकरी से निकाले मेरे लिखने पर से, तो न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स ऑब्लाइज्ड टू गिव 3 months सैलरी, एंड इफ आई कैन रिजाइन ऑन द मैटर ऑफ कॉन्सेंस, तो उसमें भी 3 महीने की सजा उसको देने का अधिकार था। तो अभियोग की स्वतंत्रता जो है इट्स फिक्सन, वो इट्स एक्ट फिक्सन जितना कोई नॉवेल लिखा जा सके, और नोबडी सपोर्ट देम। हम लोगों ने पत्रकार भवन बनाया था बहुत आइडियल के लिए कि उसमें से जो आमदनी होगी वो उस पत्रकार को दी जाएगी जो उसका कि जेन्युइन एक्टिविटी के कारण डिसमिसल हो गया। सारे वेस्टेड इंटरेस्ट ने घुस के उस पत्रकार भवन को इसलिए डिमोलिश करवाया कि उसमें ये ताकत पैदा होने वाली। उसमें सारे न्यूज़पेपर के ऑफिस होते, मध्य भोपाल के बाहर के, गेस्ट हाउस होता, होटल होती, बार होता, और उससे जो आमदनी होती वो जर्नलिस्ट को सस्टेन करती। आज कोई जर्नलिस्ट यदि 1 महीने के लिए भी अनएम्प्लॉयड हो जाए तो उसके सामने भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं। देयर इज नो सिस्टम विच कैन सपोर्ट। तो ये हालत है। परंतु उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे, इमरजेंसी का मैं अनुभव सुना कि आपको ख़त्म करूँगा। एक हमारे निखिल दादा थे, मेन स्ट्रीम निकालते थे, हम उसमें लिखते भी थे। तो एक दिन विद्याचरण शुक्ला का मुझे फ़ोन आया, क्योंकि विद्याचरण शुक्ला हमारे स्टेट के थे, क्या तुम ज़रा दिल्ली आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेन स्ट्रीम लिखते हो ना? उन्होंने कहा निखिल दादा को। मैंने कहा तो हमारे गुरु हैं, तो you will get air ticket and everything, and from airport to straight we reach to my residence. मैंने क्या बात है? कहते निखिल दादा के पास चलना है, निखिल दादा से मिलना है, तो उनको फ़ोन लगाओ। तो मैंने निखिल दादा को फ़ोन लगाया। मैंने कहा विद्याचरण जी वांट, ही वाज मिनिस्टर, वेरी पावरफुल मिनिस्टर। तो कह लगा देखिए विद्याचरण को मिलना है ना मुझसे।
तो मैंने को कार भेजना है, ही वॉन्ट्स टू मीट मी, नो आई हैव नो डिजायर टू मीट हिम। मतलब ये कि तो मैंने कहा विद्याचंद जी, वो कह रहे ही विल नॉट कम, तो अपन चलते हैं। गए उनके पास, विद्याचंद जी उनके पैर पड़े, सुने हम अब कहते क्यों भाई विद्या व्हाट ब्रेक्स यू? कह रहे साहब उस लौंडे की क्यों छेड़खानी कर रहे हैं आप? लौंडा कौन? संजय गांधी। ये विद्याचंद के वर्ड है। क्या हो गया? उनने एक परमानेंट कार्टून का कॉलम लगा के रखा था, संजय वॉच। अब वो एक दिन उनने छाप दिया, बाप और बेटे का डायलॉग होता था। उनने एक दिन छाप दिया कि बेटा पूछता है बाप से कि बाप पापा ये संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम क्यों चालू किया? बेटा यू वांट टू नो? कहले उसको 5 से ज़्यादा गिनती नहीं आती भाई। इमरजेंसी में है। तो विद्याचंद जी ने बोला व्हाट आई एम अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर के आपको खिलाफ एक्शन है। चले विद्या यू आर फ्री टू डू, आई एम फ्री टू राइट। इमरजेंसी तुमने लगा दी इसका मतलब थोड़ी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया। पर इंदिरा जी डिड नॉट अलाउ इट हिज अरेस्ट, क्योंकि वो नामीडिया के चेयरमैन थे उस समय। तो लिखी की अरेस्ट की मतलब होता कि पूरी जितने नॉन लाइन नेशन से प्रोटेस्ट होती। ऐसे पैट्रियट के वो एडिटर थे दत्त नारायण, उन्हें इमरजेंसी लगी तो उन्होंने सर्कुलर इशू किया कि संजय वर्ड विल नॉट बी पब्लिश इन माई पेपर इवन व्हेन यू हैव टू कोट महाभारत। संजय वाच ही लिखना था इन लोगों ने। तो परंतु ये जो इसकी दम भरते इमरजेंसी में लड़ने की, आप यदि छाप सको तो छाप दो उसको। मैंने अपने RSS की किताब में तो छापा है। क्या कि देवदास ने चिट्ठी लिखी थी इंदिरा जी को कि आपकी 15 अगस्त की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि आपकी 20 सूत्री कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करें, पर हम लोग तो जेल में हैं, यदि आप स्वतंत्र कर देंगे तो 20 सूत्री कार्यक्रम को हम। और कितने लोग माफ़ी मांग के आए। तो मैंने अभी लिख लिया एक लेख, इमरजेंसी द अदर साइड, समझा? तो आप पक्का 100%। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हम लोगों को इसलिए मालूम थी कि सेठी जी मिनिस्टर थे हैं, और सेठी जी रोज रात को 6-7 जर्नलिस्ट के साथ दारू पीते थे, समझा? तो उस हालत तो बहुत फैक्ट्स बताते नहीं, बस वो मिनिस्टर डेट टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लिख के देंगे, पर फिर मकान नहीं रहेगा, फिर मकान आपको देखना पड़ेगा। पक्का नहीं रहेगा फिर तो थैंक यू वेरी मच फॉर, लोग नाम भी बहुत बढ़िया है अखबार का।